लकुलिश योग यूनिवर्सिटी और विश्वम्य फाउंडेशन की ओर से योगाहार क्लास में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। पिछली बार हम टेस्ट के ऊपर शायद बात कर रहे थे। कौन से टॉपिक पे थे, कौन से पेज पे, याद है किसी को? ત્રણે વાયુ પ્રકૃતિ પિત્ત પ્રકૃતિ અને કફ પ્રકૃતિ કેવી રીતે થાય એનો ડિટેલ આપણે સમજતા હતા. પછી તમે કીધું રાંધેલા એ કેવી રીતે ખરાબ થાય એ નેક્સ્ટ ટાઈમ લેવાનું છે. कफ पित्त वायु का जो चैप्टर है वो पूरा हो गया। हाँ, तीनों का पहले एक लिया था, दो कफ और पित्त, और फिर वायु का लिया था. अच्छा, पके हुए वायु भोजन के बनती है तो प्रभाव। स्वेलिंग होती है, आर्थराइटिस में तकलीफ होती है, वो सब समझ लिया था. गया। तो हम आगे पके हुए भोजन के प्रभाव, उसके ऊपर प्रभाव खाना पकाने की पके हुए इसको निकाल दो। देखो अभी पिछली बार हमने स्वाद के ऊपर चर्चाएं की। हर एक स्वाद अपना इफेक्ट बॉडी के ऊपर देता है। जितने भी स्वाद है वो ज्यादातर कफ पित्त और वायु तीनों के लिए जिम्मेदार है। मीठी चीज यानी स्वीट कफ बढ़ाता है। खट्टी वायु प्रकृति को प्रमोट करता है। तीखी जो है वो पित्त को बढ़ाता है। तो स्वाद मर्यादा में जो खाते हैं जो लोग, उन लोगों को कफ पित्त वायु की समस्या इतनी ज्यादा नहीं रहती। अब पके हुए भोजन के जो प्रभाव है उसमें कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं उसको भी हम आगे समझेंगे। आग की खोज के बाद मनुष्य ने हर भोजन पका के खाना सीख लिया। खाने को पकाने से वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। उसका फायदा है शरीर को। लेकिन जब वही भोजन प्रदूषित वातावरण में पकाते हैं तो प्रदूषण के कारण वो फायदा कम नुकसान ज्यादा करता है। हमारे देश में, भारत जैसे देशों में वायु का प्रदूषण अन्य देशों के हिसाब से ज्यादा होने के कारण हमारे देश में बीमारियां ज्यादा रहती है। और प्रदूषित वायु जो होती है वो जीवाणुजन्य रोगों के लिए भी जिम्मेदार है। डेवलप कंट्री जो है वहाँ इतना प्रदूषण नहीं है। तो वहाँ हमारे तुलना में वहाँ उन लोगों को काफी कम बीमारियां रहती है। यूरोप और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ वायु प्रदूषण कम है तो भोजन भी इतना जल्दी सड़ नहीं जाता है। इसीलिए वो लोग हफ्ते भर काम करते हैं, भोजन हफ्ते में एक बार करते हैं और वही भोजन फ्रिज में रख के हर रोज वो खाते रहते हैं। आप यहाँ भोजन बनाओ और एक हफ्ते के लिए फ्रिज में रखो तो भी वो बिगड़ जाता है। वो लोग एक एक हफ्ते के लिए पकाया भोजन रख के फ्रिज में खाते रहते हैं। तो
यहाँ हमारे देश में प्रदूषित हवा जो है वो भोजन को बिगाड़ती है। विदेश में सरकारें प्रदूषण के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है। वहाँ वायु का प्रदूषण कंट्रोल में होता है, पानी का प्रदूषण कंट्रोल में होता है, और भोजन में तो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि एक्सपायरी डेट के दिन सारा खाना उसको गार्बेज किया जाता है। हमारे लोग तो क्या करेगी, एक्सपायरी डेट है, लेबल बदल देंगे और दोबारा बेच देंगे। विदेश में ऐसा नहीं है, वहाँ कानून का प्रभाव, कानून का अमल वो बहुत अच्छी तरह करवाते हैं। दूसरा, भोजन जब गर्म होता है तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत चेंज आ जाता है, और जितना ज्यादा प्रोसेस फूड उतना शरीर के लिए नुकसान बढ़ता जाता है। जो फूड को आप बार बार गर्म करोगे, जितनी बार प्रोसेस करोगे, वो सब लास्ट में शरीर को ही नुकसान करते हैं। और प्रोसेस फूड के कारण ही डायबिटीज, बीपी जैसी बीमारियां घर घर पहुंच गई हैं। तो भोजन को गर्म करने से क्या होता है, यहाँ अनाज की जगह दाल। मूंग, चने जैसे जो कठोर कैटेगरी के जितने भी दालें हैं उसको अंकुरित किया जाता है। आप अंकुरित किए हुए मूंग को फ्रिज में रखो तो एक हफ्ते के लिए आप हर रोज थोड़े थोड़े खा सकते हो। लेकिन यही मूंग अंकुरित किए हुए आप उसको कुकर में डालो, पकाओ। अब एक बार पक गए, उसमें फ्रिज में रख के दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं खा सकते, वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और चर्बी, ये तीन भोजन सबसे ज्यादा होते हैं। तो तीनों में सबसे जल्दी बिगड़ने वाला कोई भोजन है तो वो है प्रोटीन वाला। इससे थोड़ा अच्छा होता है कार्बोहाइड्रेट्स वाला, वो जल्दी नहीं बिगड़ता जितना प्रोटीन वाला बिगड़ता है। और कार्बोहाइड्रेट से भी अच्छा है चर्बी युक्त यानी तेल वाला भोजन। तेल वाला भोजन इतना जल्दी नहीं बिगड़ता, लेकिन ये लंबे टाइम टिकता है। टिक जो भोजन ज्यादा लंबा टाइम टिकता हो वो शरीर के लिए कोई काम का नहीं रहता। जो भोजन जितना जल्दी बिगड़ जाता है उतना शरीर के लिए जल्दी वो काम में लगता है। मान लो गन्ने का रस है, तो गन्ने के रस को आप निकालो, 10 मिनट के अंदर वो नहीं पी लेते हो आप, तो वो गन्ने के रस का कलर बिगड़ जाता है, बदल जाता है, वो बिगड़ने शुरू हो जाता है। तो गन्ने का रस निकालो, पियो, आपके लिए अमृत है। आप निकाला नहीं पिया तो वो जहर बनना शुरू हो जाता है, जल्दी बिगड़ने लगता है। अब गन्ने के रस को आप लंबे टाइम टिका नहीं सकते, इसीलिए उसको गर्म करके गुड़ बनाया जाता है।
तो जो पहला गुड़ बनता है वो काला देसी गुड़ बनता है। तो वो देसी गुड़ गन्ने के रस से अच्छा नहीं है, लेकिन वो गन्ने के रस से लंबे टाइम तक टिकता है। अच्छा, देसी गुड़ को और गर्म करो तो सफेद गुड़ बन जाएगा। तो सफेद गुड़ आपको लंबे समय रहेगा देसी गुड़ के हिसाब से, लेकिन देसी गुड़ के कंपैरिजन में सफेद गुड़ ज्यादा नुकसान करता है, उसका फायदा नहीं है। सफेद गुड़ को और गर्म करो तो वो सफेद चीनी बन जाती है। तो सफेद गुड़ के कंपैरिजन में सफेद चीनी और जहरीली है। और सफेद चीनी को जब आप गर्म करते हो तो वो सैकरीन बन जाती है। सैकरीन तो कायदेसर का जहर हो जाता है। अब चीनी जो होती है वो लंबे सालों तक आप भर के स्टोरेज कर सकते हो, बिगड़ती नहीं। तो जितना भोजन लंबा टिकता है उतना शरीर को कोई काम का नहीं है। जो भोजन जितना जल्दी बिगड़ जाता है उतना शरीर के लिए ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो ताजा फ्रेश भोजन खा लेना पड़े आपको। अब भोजन बिगड़ता है तो क्या होता है, उसकी इफेक्ट क्या होती है, तो यहाँ एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको पता होगा, आप जब जब भी दाल चावल खाते हो तो खाने के बाद आपका शरीर ज्यादा पानी मांगता है। क्यों मांगता है? अच्छा, आप बिना पकाए दाल चावल बनाओ, बिना पकाए, गरम नहीं करने हैं। बिना पकाए दाल चावल हो सकते हैं क्या? लेकिन आप बना सकते हो। चावल को आप 2 दिन के लिए पानी में भिगो के रखो, अपने आप खाने लायक सॉफ्ट हो जाएंगे। दाल जो है उसको भी पानी में भिगो दो, 4-5 घंटे में सॉफ्ट हो जाएगी। ब्लेंडिंग कर लो, ब्लेंडर से क्रश कर लो। क्रश हो जाने के बाद इसके अंदर आप सारे प्रकार के मसाले कर ले, जो भी खट्टा तीखा मीठा खारा तूरा जो भी करना है वो सब मसाले डालो। तो ये बिना पकाए दाल चावल हो गए। अच्छा, पकाया दाल चावल आप खाते हो तो आपका शरीर ज्यादा पानी मांगता है, और बिना पकाए दाल चावल आप खाओगे तो आपका शरीर पानी मांगेगा ही नहीं। अब दाल चावल आप खा रहे हो, पकाए दाल चावल, तो दाल में पानी है, चावल में भी पानी है। पानी वाला भोजन खाते हो फिर भी शरीर पानी मांगता है। और वही दाल चावल कच्चे बिना पकाए आप खाते हो तो शरीर पानी नहीं मांगता। तो इसके पीछे का कारण कारण यही है कि जब भोजन को आप पकाते हो तो वो एसिड बनता है। हमारे शरीर का पीएच वैल्यू अल्कलाइन रहना चाहिए। बॉडी का पीएच वैल्यू, खून का पीएच वैल्यू जब अल्कलाइन बनता है तो शरीर उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी का डिमांड करता है, एसिडिटी को कम करने के लिए। तो खून की पीएच वैल्यू हमारी भोजन के साथ जैसे भी बदलने लगती है, आपको तुरंत पानी मांगता है शरीर। आप एसिडिक की जगह अल्कलाइन भोजन खाइए, पानी मांगेगा ही नहीं। आप ककड़ी, टमाटर, फल, स्प्राउट ये सब खाइए, अल्कलाइन है। तो वो खाने के बाद शरीर आपका शरीर पानी मांगेगा ही नहीं। तो पक जाता है जब भोजन, तब उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है, और बिगड़ने के बाद शरीर को नुकसान ही करता है। पकाए भोजन स्वाद में आपको अच्छे लग सकते हैं, डाइजेस्ट जल्दी हो सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है। डाइजेस्ट हो जाना और शरीर को फायदा होना वो दोनों बात अलग है। शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है तो आंतों से खून में चला जाता है खुराक, लेकिन जो खुराक खून में चला गया वो आपका शरीर इस्तेमाल करेगा ही, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। आपने रिफाइंड तेल खाया है, पका के खाया है, फ्राई करके खाया है, तो एब्जॉर्ब तो होगा बॉडी में, डाइजेशन हो जाएगा, लेकिन शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसको शरीर को जो काम करवाना है उसके पास से वो नहीं कर पाएगा। भले आपके खून में
गया वो रिफाइंड ऑयल, शरीर उसके लिए उपयोग में नहीं ले सकता। तो जब भी कोई भी भोजन, किसी भी भोजन को गर्म करो या किसी व्यक्ति को गर्म करो, हाँ, कोई प्राणी को भी आप गर्म करोगे तो वो आपके ऊपर हमला करेगा। कोई व्यक्ति को आप गर्म करते हो तो वो भी आपके सामने कुछ न कुछ तो करेगा ही। किसी भी चीज को आप गर्म करते हो तो वो अपनी प्रकृति दिखाता है। भोजन को गर्म करने से फायदा कुछ नहीं है नुकसान के अलावा। तो भोजन गर्म करने से उसकी जो नुकसान है उसके ऊपर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कई लोगों को शरीर में पथरी बनती है, तो पथरी वालों को कंदमूल और पालक जैसी सब्जियां खाने से मना किया जाता है, और खास करके टमाटर भी। तो ये टमाटर, पालक, कंदमूल, उसमें क्षार यानी नमक का प्रमाण ज्यादा होता है। अब एक जो नमक है, जो क्षार है भोजन के अंदर, वो जब आप गर्म करते हो तो वो गर्म होने के बाद जब ठंडा बनता है तो उसका कैल्सिफिकेशन बहुत जल्दी होने लगता है। कैल्सिफिकेशन जल्दी होने लगता है तो वो नमक शरीर में जाता है, और खून में जाके घूमता हुआ खून में नमक, वो जहां जहां मौका मिला वहां जमने लगता है। खून की नलियों में जमेगा तो खून की नलियां कैल्सिफिकेशन के कारण हार्ड हो जाती है। नलियां हार्ड हो जाती है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है खून की नलियों की, तो बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अच्छा, ज्यादा नमक शरीर के अंदर खर्च नहीं होता है और शरीर में पड़ा रहता है तो वाटर रिटेंशन की इफेक्ट भी लाता है, यानी शरीर को फुलाता है, वजन बढ़ता है। क्या वजह है? नमक को खाने से। आप नमक खाना बंद करो तो अपना वजन अपने आप, कई लोगों को तो सिर्फ नमक के ओवरडोज के कारण ही वजन बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वो पानी पकड़ के रखता है। तो नमक सिर्फ भोजन में होता है ऐसा नहीं है। आप पानी पीते हो, इसमें भी टीडीएस तो होता ही है। टीडीएस क्या है? पानी का टीडीएस यानी पानी के अंदर नमक की मात्रा। ज्यादा टीडीएस तो ज्यादा नमक। ठंडी के मौसम में आप जब बर्तन में पानी उबालते हो, गर्म करते हो स्नान करने के लिए, तो वो जो बर्तन में आप पानी उबालते हो, गर्म करते हो, उसकी दीवारों के ऊपर क्षार जमता है कि नहीं जमता है? जमता है। क्यों जमता है? क्योंकि आपने पानी को गर्म किया है। पानी गर्म नहीं करोगे तो इतना क्षार नहीं जमेगा, लेकिन गर्म करने से ही वो क्षार जमने लगता है। ये गर्म होने से कैसे उसकी इफेक्ट आती है, उसका एक दूसरा आपको एग्जांपल देता हूँ। आप में से कई लोग समुद्र के किनारे चौपाटी पे घूमने गए होंगे, और कई लोग बनासकांठा, कच्छ और सौराष्ट्र जैसे इलाकों में खेतों में भी गए होंगे। यहाँ आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक चित्र जो है ऊपर का, वो खेतों का है, और नीचे वाला जो चित्र है वो चौपाटी की सैंड का है। अब फार्मर खेती में इरिगेशन करके पानी को जमीन के ऊपर पियत करवाता है। तो खेती में जो पानी पियत हो जाता है, इरिगेशन करते हैं, वो पानी में टीडीएस 2 या 3 हजार तक मैक्सिमम होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये पानी खेतों में जब वो लोग डालते हैं, पानी जब सूखता है, ऊपर से गर्मी पड़ती है, सूर्य प्रकाश पड़ता है, तो पानी के अंदर जो क्षार है
वो एक्टिव हो जाता है, फिर वो कैल्सिफिकेशन होने जाता है, फिर जमीन के ऊपर उसके सफेद पोपड़े आपको दिखाई देने लगते हैं। इसके सामने आप समुद्र का पानी देखो चौपाटी के ऊपर, तो समुद्र का पानी 10,000, 15,000, 20,000 तक टीडीएस होता है उसका, 10 से 20,000 टीडीएस। लेकिन आपको चौपाटी के रेती के ऊपर आपको क्षार के पोपड़े दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो इतना विशाल क्वांटिटी में है कि कितनी भी गर्मी पड़े उनका 1 डिग्री टेम्परेचर नहीं बढ़ता वो पानी का। यानी समुद्र के पानी के अंदर जो क्षार है उसका टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ता। इसके कारण वो एक्टिव नहीं होता है, और एक्टिव नहीं होता है तो कैल्शिफिकेशन नहीं होता है। इसके लिए आपको चौपाटी के ऊपर आपको रेती एकदम प्योर दिखेगी, वहां आपको कोई कैल्शिफिकेशन या तो क्षार के पोपड़े बने हुए नहीं दिखाई देंगे। तो ये गर्म करने से, नमक को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। नमक आपको बिना गर्म किए ही खाना चाहिए। पानी के बर्तन में आप पानी उबालते हो तो बर्तन की दीवारों पर क्षार जम जाता है। वही पानी में आप नमक डाल के वो हर रोज उबालो तो वो दीवार, बर्तन की दीवार में कितना क्षार जम जाएगा, बहुत ज्यादा। तो एक गलती हम हर रोज करते हैं, हम जब भी रसोई बनाते हैं तो पहले नमक डालते हैं, उबालते हैं, फिर ठंडा करने के बाद वो खाते हैं हम। तो जो नमक गर्म हो गया और ठंडा हुआ, तब वो कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट होने लगता है। मनुष्य सबसे बड़ी गलती करता है, नमक को कभी पका के नहीं खाना चाहिए। नमक गर्म होता है तब कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट होता है, तब तक नहीं होता है। ज्यादातर डॉक्टरों ने एक एडवाइस भी दी है नमक के बारे में, आप नमक को खाने के टाइम ऊपर से मत डालो। ये एडवाइस इसीलिए दी जाती है कि डॉक्टर्स को पता है कि आपने रसोई बनाने के टाइम ऑलरेडी पहले से नमक डाल के रखा है। अब खाने के टाइम ऊपर से आप नमक का डबल डोज मत करो। उन लोगों का कहने का भाव यही था, लेकिन पब्लिक क्या करती है, पूरे भाव को समझती नहीं है। उसका शॉर्ट में डॉक्टर ने बोला है ऊपर से मत डालो, यानी नमक को ऊपर से डाल के खाना नहीं चाहिए, बस ये बात पकड़ लेते हैं। उन लोगों का कहने का जो मतलब है वो ये है कि भाई भोजन पकाने के टाइम नमक डाल के रखा है, ऊपर से डबल मत करो। लेकिन लोगों ने पकड़ क्या लिया, वो बात को नहीं पकड़ा कि भी डबल डोज नहीं करना है, लेकिन बात ये पकड़ी कि ऊपर से मत डालो। ये तो ऐसी बात हो गई, आप गधे के आगे दारू भरी शराब भर के डोल रख दो तो गधा दारू शराब नहीं पिएगा। उसको देख के एक व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि भी इसको तो गधा भी नहीं पीता है शराब को, तो हमको नहीं पीना चाहिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा बोलता है कि भी वो तो गधा है इसीलिए नहीं पीता है, हमको तो पीना चाहिए। घटना एक ही हो रही है, मतलब दो निकाल रहे हैं। तो नमक के एडवाइस में भी ऐसा हुआ, डॉक्टर का एडवाइस था डबल डोज नहीं करने के लिए, और हमने पकड़ के रखा है ऊपर से नहीं डालना चाहिए। अर्थ का अनर्थ कर लिया है। तो यहाँ भोजन को गर्म करने से भोजन के अंदर जो भी नमक है, चाहे पानी का हो, चाहे टमाटर का हो, चाहे पालक का हो, चाहे कंदमूल का हो, या चाहे आप नमक डालो खुराक के अंदर, वो सब सॉल्ट डालते हो तो वो सब जब जब गर्म होते हैं सब सॉल्ट कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट होने लगते हैं, और वो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान कोई करते हैं
तो वो है लीवर। लीवर में इतना नमक जम जाता है कि लीवर अपना काम छोड़ देता है और फैटी लीवर के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। नमक आपकी किडनी में जमता है, किडनी में स्टोन करता है, वही नमक खून में घूमता है, घूमता घूमता हुआ खून आंखों में जाता है तो मोतियाबिंद की इफेक्ट लाता है। खून की नलियों में जम जाता है तो खून की नलियां हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने के कारण खून की नलिया की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण, उसकी स्थिति स्थापकता कम होने के कारण बीपी का प्रेशर बढ़ने लगता है। तो बीपी के लिए सिर्फ हार्ट जिम्मेदार है ऐसा नहीं है, आपकी खून की नलियां हार्ड है तो भी बीपी हो सकता है। फ्लेक्सिबल नहीं होगी खून की नलियां तो फिर प्रेशर को रिलीज कैसे कर पाएगी? नहीं कर सकते। इसी तरह कोई भी भोजन को आप पकाते हो तो इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो कोई भी चीज आप पकाते हो तो उसके सब खुराक के जो अणु है, उसकी जो संरचना होती है वो गर्मी के कारण टूट जाती है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर टूट जाने से एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो काम करने का होता है वो सही तरह नहीं कर पाता है। आप यहाँ एक चित्र दिखाया है, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन। तो कोई हरी पत्ती को आप जब उबालते हो तो प्लांट का क्लोरोफिल आप गर्म करते हो, गर्म करते हो तो इसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के आसपास जो जो एटॉम्स उसके साथ चिपके हुए हैं वो टूट जाते हैं गर्मी के कारण। तो फिर वो क्लोरोफिल शरीर में जाने के बाद जो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है तो वो सही तरह नहीं हो पाता है, और सही नहीं होता है, नेचुरल नहीं रहता है, तो इसके कारण हमारी खून की जो काम करने की स्थिति है, शक्ति है, वो कमजोर हो जाती है। तो ये आपको समझना है, क्योंकि खून ही सही नहीं रहे, क्लोरोफिल खराब है। अच्छा, दिल के दौरे पड़ने के कारण, घर में रसोई करने वाली हर बहन को उनकी माँ सिखाती है जब सब्जी करनी है तो पहले तड़का लगाओ। लेकिन तड़का क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, किस तेल का करना चाहिए, वो सारी बातें किसी को पता नहीं होती। तेल को गर्म करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा शरीर शाकाहारी है और शाकाहारी प्राणी तेल को सीधा डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और खास करके जो रिफाइंड तेल है, गर्म किए हुए तेल को तो बिल्कुल नहीं डाइजेस्ट कर सकते। आप मांसाहारी प्राणी को रिफाइंड तेल खाने को लो दे दो, वो उसका शरीर उसको डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन शाकाहारी कभी नहीं कर सकता। शाकाहारी को दिक्कत रहती है। तो तेल जितना भी गर्म होता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया गन्ने का रस, बार बार गर्म होता है तो उसकी क्वालिटी बदलने लगती है। देसी गुड़ बनता है, सफेद गुड़ बनता है, चीनी बनता है, और फिर बाद में सैकरिन बन जाता है। तो तेल में भी ऐसा है, आप कोई भी नट्स को आप कच्ची घानी में डाल के प्रेस करोगे तो तेल निकलता है, वो नेचुरल तेल है, वो शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन वही तेल आप ज्यादा वाइटिश करने के लिए, कलरलेस करने के लिए जब रिफाइंड करते हो तो सर तेल के जितने भी एटम हैं वो सारे खराब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दुनिया का कोई भी तत्व हो, आप लोहे को भी बार बार गर्म करो, देखो फिर उसकी हार्डनेस कितनी बढ़ जाती है।
वो सॉफ्ट रह ही नहीं सकता। जब लोहे को गर्म करते हो तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाती हो, तो फिर भोजन की तो हालत क्या होगी सोचो। तो तेल जो है, शाकाहारी प्राणी के लिए नेचुरल तेल ही काम का है। नेचुरल के अलावा प्रोसेस किए हुए कोई तेल को शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो तेल का हम दुरुपयोग सबसे ज्यादा करते हैं, और इसके कारण ही बीमारियां बढ़ रही है, हॉस्पिटलें बढ़ रही है। हाँ, गरम किया हुआ तेल आपको तभी नुकसान नहीं करता जब वो तेल के साथ भोजन करने वालों की मुंह की सलाइवा भी साथ में जानी चाहिए। सलाइवा के साथ जब तेल पेट में जाता है, शरीर में जाता है, तो वो तेल नुकसान नहीं करता। तो हम घर में जो रसोई बनाने के लिए रिफाइंड तेल इस्तेमाल करते हैं, वो तो बिना गर्म किए भी आप खा नहीं सकते। खाओगे तो कोई फायदा नहीं है। रिफाइंड तेल कच्चा खाओ, पकाए हुए तेल से अच्छा कच्चा है, लेकिन कच्चे में भी रिफाइंड तेल तो बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार 300 डिग्री डबल रिफाइंड, यानी रिफाइंड में 300 डिग्री बॉईल होता है। वो बॉईल किया हुआ तेल आपके घर आता है, आप उसमें से चमचा भर के तड़का लगाते हो या तो तलते हो। तो तेल में तली हुई चीजें, और इसमें भी डबल रिफाइंड तेल में तली हुई चीज, तो तेल की क्वालिटी इतनी घटिया हो जाती है कि आपके शरीर में जाके वो ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब करता है। सब्जी को या किसी को कोई भी तेल को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। आप कच्ची घानी का तेल डालो, दाल में डालो, सब्जी में डालो, रोटी के ऊपर डालो, जहां भी डालना है डाल के खाओ। लेकिन तेल गर्म होके जाएगा तो शरीर को इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ये तेल का साइंस जो है वो समझने जैसा है। डायबिटीज के ऊपर बात करें इससे पहले तेल के बारे में थोड़ा ज्यादा डीप में हम चर्चा करना चाहेंगे। हमारा शरीर शाकाहारी, और भगवान ने जितने भी शाकाहारी प्राणी बनाए हैं वो सिर्फ हरी पत्तियां घास खाते हैं, और घास खाने के बाद वो शरीर में डाइजेस्ट होकर शरीर में जाता है। तो शरीर यही खुराक में से जरूरी प्रोटीन और जरूरी चर्बी शरीर खुद बना लेता है। लेकिन मनुष्य ऐसा मानता है कि शरीर को चर्बी, प्रोटीन अलग से देना चाहिए, लेकिन ये गलत मान्यता है। शाकाहारी प्राणी के शरीर में भगवान ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि वो खाना एक ही प्रकार का खाएगा, लेकिन शरीर में जाके उसका इतना प्रोसेसिंग हो जाएगा कि उसमें से प्रोटीन भी बन जाएगा और चर्बी भी बन जाएगी। आपको अलग से खाने की जरूरत नहीं है। गाय भैंस दूध निकालती है तो क्या उसके भोजन में आप तेल डालते हो, घी डालते हो, घी खिलाते हो, तब जाके दूध में फैट आता है? अच्छा, दूध के अंदर प्रोटीन आता है, कहाँ से आता है? आपको मूंग खिलाने की कहाँ जरूरत है? वो घास ही खा रही है, फिर भी आपको प्रोटीन भी दे रही है, चर्बी भी दे रही है। तो शाकाहारी शरीर अद्भुत है, भगवान का बनाया हुआ। प्लांट में भी देखो आप, पत्तियों में भी।
वो तो सिर्फ हवा, पानी और प्रकाश, तीन चीजों का इस्तेमाल करके वनस्पति के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बी सब बना के दे देते हैं। तो उनके खाद के अंदर चर्बी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप मूंगफली खेत में लगाते हो, तो मूंगफली के पौधे को क्या आप चर्बी खिलाते हो? आप तो घास डालते हो या तो गोबर डालते हो। तो ये गोबर में से अपना भोजन खींच लेते हैं, क्योंकि मूल को फर्मेंट किया हुआ भोजन ही पसंद होता है। तो वही खाद में से वही सूर्य प्रकाश, वही पानी, सबको इकट्ठा करके वनस्पति के ऊपर, जैसी वनस्पति वैसे फल, और फल में किसी में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, किसी में आपको प्रोटीन मिलेगा, किसी में आपको चर्बी मिलेगी, फैट मिलेगा। तो ये सब बनाया किसने? वनस्पति को भोजन में क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है, सूर्य प्रकाश मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, बस तीन चीज मिल रहे। तो ये तीनों का इस्तेमाल करके प्लांट का जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल वनस्पति के फल के अंदर कार्बोहाइड्रेट से लेके प्रोटीन से लेके चर्बी तक की सारी चीजें फल के अंदर उपलब्ध हो जाती है। भोजन उसका क्या था? गर्मी यानी सूर्य प्रकाश, पानी और खाद, तीन चीजों से ही वो बना देता है। और प्रोटीन, चर्बी वो तो फल में मिलता है वनस्पति के। लेकिन ज्यादातर शाकाहारी प्राणियां, मनुष्य के अलावा, वो तो घास खा के ही जीते हैं। वो खाते हैं घास, लेकिन वही घास शरीर में जाके, लीवर में जाके प्रोसेसिंग करके उसकी चर्बी बन जाती है, प्रोटीन बन जाता है, सब कुछ मिल जाता है। और जब दूध निकालते हो आप, तो ये सारी चीजों से भरा हुआ आपको दूध मिलता है। तो ये गाय भैंस के दूध में चर्बी कहाँ से आई? आप तेल को तो खिलाते नहीं हो गाय भैंसों को। क्या चर्बी वाली चीज खिलाते हो? घास ही तो खाती है। तो ये चर्बी प्रोटीन बनता कहाँ से? यही समझना है आपको। तो हमारे मन में जो चीजें गलत डाल दी है कि भाई आप ये नहीं खाओगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो तेल, ऐसे तो आपको गर्म करके खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तेल गर्म हो जाता है तो डाइजेस्ट होने लायक ही नहीं रहता। उसका आपको एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। मूंगफली, मूंगफली, कच्ची मूंगफली को लाओ आप, उसको, मूंगफली को आप दबाओ, प्रेस करोगे तो इसमें से तेल निकलता है। ये तेल आप पानी में डालो, तैरता है, मिक्स नहीं होगा पानी के साथ। तो ये तेल, चर्बी, फैट आप जब खाते हो, तो आपके शरीर को वो चर्बी जो खाई हुई है, कोल्ड प्रेस है, बिना गर्म किया हुआ तेल है, वो डाइजेस्ट करने में शरीर को दिक्कत रहती है। इसीलिए डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को फिर आपको एक्सरसाइज करानी पड़ती है, मेहनत करवानी पड़ती है, तब जाके वो तेल शरीर इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन वही मूंगफली को आप गर्म कर लो, मूंगफली के दाने के अंदर जो चर्बी है वो गर्म हो गई,
रोस्ट किया आपने, सेका। तो जब आप उसको सेकते हो, गरम करते हो तेल को, और फिर आप खाते हो, तो गरम हुआ तेल जब शरीर में जाता है, तो शरीर, आप चाहे मेहनत करके पसीना निकाल दो तो भी आपका शरीर वो तेल डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इस्तेमाल नहीं कर पाता है। वो खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, लीवर में चर्बी जमने लगेगी, जहां जहां मौका मिला वहां ब्लॉकेज होने लगेगा। तो गर्म हुआ तेल शरीर डाइजेस्ट कर ही नहीं पाता, शरीर चाहे कितनी मेहनत करे, नहीं कर पाता। अच्छा, मूंगफली के कच्चे दाने को पूरी रात आप पानी में भिगो के रखो, फिर आप उसको दबाओ, निचो, तो क्या तेल निकलेगा या दूध निकलेगा? दूध निकलेगा। दूध निकलेगा। तेल कहाँ गया? दूध में आया। और ये दूध, तेल वाला, वो आप पानी में डालो तो तेल ऊपर अलग से निकलेगा या मिक्स हो जाएगा पानी के साथ? दूध पानी में मिक्स हो जाता है, तेल ऊपर अलग से नहीं निकलेगा। यानी जो तेल मूंगफली के दाने में था, वो मूंगफली पूरी पानी रात पानी में रहती है, तो मूंगफली का पूरा तेल वाटर सॉल्यूबल हो जाता है, दूध बन जाता है, और वो पानी में डालने से वो सारा चर्बी पानी में मिक्स हो जाती है, यानी वाटर सॉल्यूबल हो जाती है। अब ये वाटर सॉल्यूबल जो तेल है, वो आप खाओ, आपके शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए वॉकिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नो कसरत, नो एक्सरसाइज, कुछ नहीं करोगे तो भी आपका शरीर उसको खर्च करता रहेगा। उन लोगों को कोई नुकसान नहीं। लेकिन जो लोग तेल को गर्म करके खाते हैं, रोस्ट करके खाते हैं, उनके शरीर में एसिडिटी बढ़ती है, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, ब्लॉकेज बढ़ने लगते हैं, और पैरालिसिस से लेकर स्ट्रोक तक की बीमारी हो सकती है, हर रोज गरम गरम तेल खाने से। उसके सामने आप कच्चे सिंगदाने का पूरी रात पानी में भिगोए हुए खाओ आप, तो नहीं एसिडिटी बनेगी, नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, नहीं बीपी बढ़ेगा, नहीं ब्लॉकेज बढ़ेंगे, अटैक आने का तो सवाल ही नहीं होगा। आपके शरीर में पहले से पुराने कोई ब्लॉकेज है तो धीरे धीरे कम करेगा। तो हमारे शरीर की जो डाइजेस्टिंग कैपेसिटी है, वो समझने की जरूरत है। अच्छा, एक गरम किया हुआ तेल, मान लो आप मुंह की सलाइवा के साथ पेट में भेजते हो, आपको एक प्रयोग करने का, आपको एक चम्मच तेल लेने का, मुंह में डालने का, और मुंह को बिना हिलाए रखो थोड़ी देर, फिर वापस निकालो, तो वो तेल पानी के ऊपर तरेगा। लेकिन वही तेल मुंह में रखो और फिर थोड़े टाइम के लिए आप कुल्ले करो। आप जब कुल्ले करते हो तो मुंह की सलाइवा तेल के अंदर साथ मिक्स हो जाती है। फिर फिर वो आप बाहर निकालो, पानी में डालो, तो वो पूरा तेल जो मुंह में आपने लिया था वो पानी के अंदर घुल जाएगा, वो पानी के ऊपर तैरेगा नहीं। तो आपकी मुंह की सलाइवा जो है, वो तेल को वाटर सॉल्युबल कर सकती है, और ऐसा तेल आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जो लोग चबा चबा के खाने की आदत वाले हैं, उन लोगों को ये खराब तेल भी नुकसान ज्यादा नहीं करता। लेकिन बिना सलाइवा गरम किया हुआ तेल शरीर में जाता है तो वो शरीर को नुकसान ही नुकसान है। जो लोग हार्ट अटैक में मर जाते हैं, तो उसको क्या ऊपर वाला बुलाता है? नहीं। उनकी घरवाली ने तड़का लगा लगा के, चमचा भर भर के तड़का लगा के, खिला खिला करके मार गिराया।
उनकी घरवाली को पता ही नहीं होता है मैंने मेरे घर वाले को मार दिया। लोग तड़का क्यों लगाते हैं वो मुझे तो नवाई लगती है। सब बहनें सब्जी बनाने के लिए तड़का लगाती है, वघार करे छे। क्यों करते हो? सब्जी को टेस्टी करने के लिए। चम्मच भर के आप मुंह में रखो तेल, क्या मजा आएगी? मजा किसकी है? तेल की है, मसाले की? मसाले की। तो तेल क्यों डाल रहे हो? मम्मी ने सिखाया है सब्जी बनानी है तो तड़का लगाना है। आपको कोई पढ़ाता नहीं है? पहले के जमाने में तड़का लगाते थे तो वो तेल भी कच्ची घानी का होता था। आजकल कच्ची घानी का तेल ही नहीं है, बाजार में जो मिल रहा है वो सारे रिफाइंड तेल मिल रहे हैं, गरम किए हुए। एक तो पहले से डबल रिफाइंड तेल गरम होके आया है। फैक्ट्री में 300 डिग्री बॉईल होता है 2 बार, तब जाके डबल रिफाइंड तेल बोला जाता है। अच्छा, आप सींग को सेकने के लिए 300 डिग्री गर्म करते हो, फिर भी वो तेल खाने से आपको एसिडिटी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज हो सकते हो। तो जो तेल 300 डिग्री 2 बार फैक्ट्री में उबल के आया है, वो तेल आपके घर आता है। वो तेल में से आप चमचा भर के उसका तड़का लगाते हो। तड़का लगाने के बाद उसकी जो वरार निकलती है, भाप निकलती है, वो आपके किचन की पंखों के पंख में चिपक जाती है या तो छजली में चिपक जाती है। आप सीधा नींबू घिसते हो तो क्या चिकास जाती है? तेल तेल की जो वरार है, जो भाप है, उसकी चिकास सीधा नींबू घिसने से नहीं जाती है। तो वो तेल शरीर में क्या करेगा? लोगों को पता नहीं है। और जितने रेडीमेड फूड के पैकेट मिलते हैं, बिस्किट से लेके खाखरा, फ्राई की हुई चीजें, वेफर, सब कुरकुरे जैसे, सब कोई भी ऐसा नाश्ता नहीं है जिसके अंदर तेल इस्तेमाल हुआ हो और वो तेल कच्ची घानी का हो। सारे तेल डबल रिफाइंड होते हैं, और वो भी पाम ऑयल। पाम ऑयल हमारे देश का क्रॉप ही नहीं है, लेकिन वो सस्ता पड़ रहा है, लंबे समय तक टिके इसके लिए रिफाइंड करते हैं। और दुनिया में बाजार में मिलने वाले जितने भी पैकेज फूड है उसमें आपको पाम ऑयल की ही प्रोडक्ट मिलेगी। आजकल छोटे छोटे बच्चे हार्ट अटैक में मर रहे हैं। कल ही एक कल परसों एक न्यूज़पेपर में आया था, एक योगा टीचर हर रोज योगा करता है, कपालभाति करता है, वॉकिंग भी करता है, फिर भी हार्ट अटैक में मर गया। ये 2 दिन पहले की घटना है। लोग ऐसा मानते हैं मैं योग करता हूं मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन जो खराब तेल है वो तो अपनी औकात दिखाएगा ही। पब्लिक को ये पता ही नहीं है तेल को गर्म करके नहीं खा सकते। मांसाहारी प्राणी रिफाइंड तेल खिलाओ वो भी डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि उसके स्टमक में ऐसा रस आता है, वो हड्डी को पिघाल सकता है, वो तेल को क्यों नहीं पिघाल सकता? शाकाहारी प्राणी पत्ती खा लेता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए मुंह में वापस ला के जुगाली करनी पड़ती है, चबा चबा के रस करना पड़ता है, वागोड़ी 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 ने चावी ने रस करવો पड़े, तब जाके पत्ती डाइजेस्ट हो पाती है। शाकाहारी प्राणी के स्टमक में पत्ती को भी पचाने की ताकत नहीं है। इतना हमारा डाइजेस्टिंग का ताकत लो है, कम है मांसाहारी के हिसाब से।
और शरीर को जो तेल की जरूरत है वो शरीर खुद बना लेता है। पत्तियां खाइए, आपके शरीर में तेल की जितनी भी आवश्यकता है वो शरीर खुद ही बना लेगा। तेल अलग से देने की जरूरत ही नहीं है। और देना है तो कच्ची घानी का दो, और खाने के बाद मेहनत करो। आप रिफाइंड खाओगे और मेहनत नहीं करोगे तो मरोगे। तो जब भी तेल गर्म हो जाता है तब जाके उसकी समस्याएं आती है। कच्ची घानी का तेल सबसे उत्तम है, लेकिन वो भी खाने के बाद शरीर को मेहनत करवानी पड़ेगी। फिल्टर और डबल फिल्टर तेल जब तक कच्ची घानी का मिलता हो तो फिल्टर डबल फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और रिफाइंड को तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड तेल तो खाने लायक है ही नहीं। हमारे देश में दो टेक्नोलॉजी आई। एक आई पेस्चुराइज टेक्नोलॉजी, दूसरी आई रिफाइंड टेक्नोलॉजी। ये दोनों टेक्नोलॉजी ने हमारे देश की दुर्दशा खराब करके रखी है। इसकी जगह उन लोगों ने फ्रोजन टेक्नोलॉजी एडॉप्ट किया होता तो बहुत अच्छा था। आप दूध को बार बार उबालते हो, पेस्चुराइज करते हो, जितनी बार उबलता है उतना वो जहर बनने लगता है। अब उबालने की टेक्नोलॉजी, पेस्चुराइज टेक्नोलॉजी की जगह उन लोगों ने फ्रोजन टेक्नोलॉजी रखी होती ना तो इतनी बीमारियां नहीं होती। रिफाइंड में भी ऐसा है। तेल को बार बार गर्म किया जाता है, 300 डिग्री गर्म किया जाता है। अब 300 डिग्री गर्म हुआ तेल में क्या खाने लायक खाक बचेगा। तो रिफाइंड टेक्नोलॉजी और पेस्चुराइज टेक्नोलॉजी ने हमारे देश के हेल्थ के ऊपर कुठाराघात किया है। लोग समझते नहीं है, लोगों को बताया नहीं जाता है, नहीं डॉक्टर्स बोलते हैं। जो व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करता हो उनके लिए वाटर सॉल्युबल फैट ही काम का है। पानी में घुलने वाला फैट, चर्बी। वाटर सॉल्युबल ऑयल आपको कहीं नहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा। आपको खुद को घर पे तैयार करना पड़ेगा। बादाम है, मूंगफली है, अखरोट है, जो तेलीबिया है, उसको पानी में पूरी रात भिगो के रखो, वाटर सॉल्युबल अपने आप हो जाएगा कुछ किए बिना। वो खाओ, आपको कोई नुकसान नहीं है। आप वॉकिंग करो, कसरत करो ना करो, जिम करो ना करो, योगा करो ना करो, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन पानी में तैरने वाला कोल्ड प्रेस तेल, कच्ची घानी का तेल खाने के बाद मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके शरीर उसको खर्च कर पाएगा। और रिफाइंड है तो फिर आप मेहनत करके मर जाओगे तो भी आपको कुछ नहीं, शरीर कुछ नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। वो तो नुकसान 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 के अलावा कुछ नहीं है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कोई नुकसान किया है तो दो चीजों से लोगों ने। एक है नमक गरम करके खाना, और दूसरा है तेल को गरम करके खाना। आप हर रोज नमक गरम करते हो भोजन बनाने के टाइम, फिर खाते हो, आपके शरीर में वो जाके जमने लगता है। आपने कभी कोई कुत्ते को मोतियाबिंद के ऑपरेशन देखे हैं? कौन से कुत्ते को मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाना पड़ता है? जो कुत्ता सेठ के साथ बंगले में रहता हो। सेठ पूरी जिंदगी जो खाता है वो खुद खाता है, वो कुत्ते को भी खिलाता है। सेठ को मोतियाबिंद आ जाता है, साथ साथ में कुत्ते को भी मोतिया आ जाता है। दोनों के ऑपरेशन अहमदाबाद में होते हैं। तो नमक कर गरम करके खाने से खून की नलियां हार्ड हो जाती है, लीवर में जम जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। इसी तरह तेल को गरम करके खून की नलियों में ब्लॉकेज हो जाता है, लीवर में कचरा जम जाता है, या खून फैटी ज्यादा
फैट वाला हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल वाला हो जाता है। ये दो चीज सबसे खराब स्थिति में हम इस्तेमाल करते हैं। तेल को कभी भी गर्म नहीं करना, तड़का भी नहीं डालना चाहिए। अब तड़का लगाते हो, जरूरत ही नहीं है, पानी लो, मसाला डालो, सब्जी को पका दो। खाने के टाइम ऊपर से कच्चा तेल डालो, मिक्स करो, खाओ। मसाले हो गए तो टेस्ट आने वाला ही है, मसाले नहीं हो गए तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ये मुर्गी खाने वाले को भी बोलो बिना मसाले वाली मुर्गी खा के बताए, नहीं खाए। मसाले की जरूरत है, तेल की जरूरत है ही नहीं। तो हमारे देश की हर घर जो रसोई बनाने वाली बहन है, उसको ये नॉलेज पहुंचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नमक को गरम मत करो, तेल को मत गरम करो, और करते हो तो नमक और तेल दोनों शरीर में जाने से पहले, जितना शरीर में जा रहा है उतनी मुंह की सलाइवा साथ में जानी चाहिए। तो जो लोग चबा 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 करके धीरे धीरे रस करके खाते हैं, उनको ये नमक, ये तेल कुछ नुकसान नहीं करते, और 100 100 साल जीते हैं लोग। लोग चबाने का भी टाइम नहीं देते हो, गरम करके नमक भी भरपूर खाते हैं, गरम करके तेल भी खाते हैं, अब 25 30 साल में मरेंगे नहीं तो क्या होगा। और बाजारू जो पैकेट मिल रहे हैं वो तो पाम ऑयल और एक ही तेल में बार बार तला हुई चीजें मिलती हैं। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। पेज नंबर जो था उसको आपको याद रखना है, 115। आज मुझे अभी थोड़ा सोशल काम के लिए बाहर जाना जरूरी है, इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर अभी नहीं रखेंगे। अगली बार जब मिलेंगे तब आपके आज के टॉपिक के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ अपने क्लास को खत्म करते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद।